फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट अकाउंट्स के साथ और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन्स। फ्रेंड्स आखिर गैर व्यापार इसके अकाउंट्स को पढ़ने से पहले अपनी देखते हैं कि आखिर गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सेवार्थ कंपनियां, धर्मार्थ कंपनियां जो होती है वो क्या कहलाती है, गैर व्यापारिक संस्थाएं। और होते हैं पेशेवर व्यक्ति। पेशेवर व्यक्ति क्या, यानी कि वो कोई अपने को सेवा देते हैं और सेवा के बदले में अपने से क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। उनका पैसा किसी जैसे एक व्यवसाय की तरह लंबा नहीं होता है, लंबा चौड़ा कि सामान खरीदना बेचना, फिर उस पर प्रॉफिट, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस तरह के कुछ अलग अलग खर्चे क्या होते हैं उनके नहीं होते हैं। उनको बस सिंपली एक फीस मिलती है उनकी और वो बदले में क्या देते हैं, अपनी सेवा देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे व्यक्तियों के जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये जो संस्थाएं जो बुक्स मेंटेन करती है उनमें होता है पहली रोकड़ बही यानी कि कैश बुक। आप सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हो, सबसे पहले कैश बुक में, रोकड़ बही में। फ्रेंड इसकी जो दूसरी बुक होती है वो होती है स्टॉक रजिस्टर, यानी कि वो अपने स्टॉक का क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस करते हैं तो उस स्टॉक को कहाँ लिखते हैं वो लोग, स्टॉक रजिस्टर में। फ्रेंड्स तीसरा जो इनकी बुक होती है वो होती है मेंबरशिप रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर। यानी ये जो कंपनियां होती है गैर व्यापारिक लाभ वाली सेवार्थ जो कंपनियां होती है, संस्थाएं होती है, इनमें क्या होते हैं, पूरे ऐसे ग्रुप बने हुए होते हैं। उन ग्रुप के सदस्य क्या कहलाते हैं, मेंबर। और उन मेंबर का क्या किया जाता है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें उनकी फीस, उनके सदस्यता शुल्क इत्यादि का क्या होता है, लेखा होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी उन गैर व्यापारिक संस्थाओं के जितने भी सदस्य होते हैं ना, उन सभी सदस्यों की क्या होती है, इसमें डिटेल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब बता रहे हैं कि ये तो हो गई कि क्या बुक वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल संस्था में कौन कौन सी बुकें मेंटेन होती है, सबसे पहले एक जनरल बुक बनाते हैं, फिर वो लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद वो बुक्स बनाते हैं, उसमें से जनरल से परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो संस्थाएं होती है इनकी बनती है कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबरशिप रजिस्टर। अब जब गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने वित्तीय विवरण बनाती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि एक व्यापारिक संस्थाओं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और क्या आता है, बैलेंस शीट। उसी तरह से गैर व्यापारिक संस्थाओं के जब वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं तो उनके आता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसे कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और दूसरा आता है आय व्यय खाता यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर तीसरा जो बनाता है वो है चिट्ठा यानी कि आपका तुलन पत्र, बैलेंस शीट। ये जो तीनों होते हैं ये क्या कहलाते हैं, गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। अब चर्चा करते हैं कि आखिर ये बनाए कैसे जाते हैं, इनके क्या डेबिट क्रेडिट के रूल्स है, किस तरह से क्या होता है, तो वो अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। प्राप्ति व भुगतान खाता, रिसिप्ट्स एवं पेमेंट अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स पहले इसका नेचर देखते हैं कि आखिर ये अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो वो देखते हैं, सबसे पहले बता रहे हैं कि ये वास्तविक खाता होता है, यानी कि क्या है, ये एक रियल अकाउंट है। ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट नहीं, क्या है, रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। फिर बोल रहे हैं ये खाता कैश अकाउंट की तरह होता है। फ्रेंड्स जिस तरह से अपन व्यापारिक संस्थाओं में कैश का अकाउंट बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। यानी कैश अकाउंट में क्या होता है, अपना पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है उसका लेखा करते हैं। उसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी क्या, सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं कि आपके पास कितनी रिसिप्ट हो रही है और कितना पेमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स इस खाते की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होता है तो टू बैलेंस BD से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो कैश का बैलेंस कभी भी बाय नहीं होता है। लेकिन बैंक में आपका ओवरड्राफ्ट हो सकता है तो बैंक का बैलेंस क्या हो सकता है, बाय साइड में हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा क्या होगा, टू बैलेंस ही होगा। फिर उसके बाद ये जो खाता है वो कहाँ से होता है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है कैश का, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से निकल जाता है, बाय बैलेंस CD। ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड बाय बैलेंस से CD अपन इसका निकाल लेते तो ये क्या बन जाता है, अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये तो बात हो गई इसको
शुरू करने की और ख़त्म करने की। अब इस खाते में और कौन-कौन सी मदें आती है, तो फ्रेंड्स इस खाते में कोई समायोजन नहीं किया जाता है। यानी कि आपको जो फिगर एज़ इट इज़ क्वेश्चन में दिया है ना, वो का वही क्वेश्चन इस अकाउंट में लेके जाना है। आपको उसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई लेस, ऐड, कोई पर्टिकुलर कुछ नहीं करना है कि ये इस साल का है, नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बस जो अमाउंट आपको दिया है क्वेश्चन में, सेम एज़ इट इज़ उठ के कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। फिर बोल रहा है सभी नकद लेन देनों का लेखा, चाहे पूंजीगत हो या आयगत। फ्रेंड्स आपकी गैर व्यापारिक संस्था में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो, यानी कि चाहे वो आयगत हो या चाहे पूंजीगत हो, दोनों ही तरह के लेन देन कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे। दोनों तरह की प्राप्तियां और दोनों तरह के खर्चे, चाहे आपने आयगत खर्चा किया हो या पूंजीगत खर्चा किया हो, उसे रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। चाहे आपकी इनकम आयगत हुई हो या पूंजीगत हुई हो, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। फिर बोल रहा है सभी नकद व्यवहारों का लेखा, चाहे वह वर्ष से संबंधित हो या नहीं। यानी कि आप अपनी जो बुक्स होती है वो किस एक्रुअल बेसिस पे, उपार्जन अवधारणा पे बनती है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, इसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन आते हैं, चाहे वो आपके इस करंट पीरियड से रिलेटेड है या नहीं है। आपने मतलब इस साल में जितना भी पैसा आया और जितना भी पैसा गया, वो सारा कहाँ जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इस अकाउंट को अपन कैसे क्लोज कर देंगे? इसका बैलेंस निकाल कर, कैश बैलेंस निकाल कर, तो अपना क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीटी। तो इस तरह से बनने का अपना क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब फ्रेंड्स इसका फॉर्मेट दे रखा है, देखो कैसे बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये एक पूरी पीरियड के लिए बनता है, तो लिखा है फॉर द ईयर। इसकी टू साइड में आती है सारी रिसिप्ट और बाई साइड में क्या आता है? इसके सारे पेमेंट आते हैं। तो इस तरह से होता है कुछ रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। अब इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टू बैलेंस बीडी से। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। फिर आपको जितनी भी इनकम, अब गैर व्यापारिक संस्थाओं की क्या इनकम होती है? आपको चंदा मिलता है, यानी कि सब्सक्रिप्शन, फिर आपको कोई दान मिलता है, डोनेशन, या कोई आपके गैर व्यापारिक संस्थाओं की कोई संपत्ति है तो उससे किराया है, या संस्था ने कोई विनियोग कर रहे हैं तो उन विनियोगों पर आय है, आपने आपका पैसा कहीं पे उधार पे दे रखा तो उससे ब्याज है। इस तरह की जो इनकम होगी वो कहाँ जाएगी? टू साइड में। और बाय साइड में आपके सारे क्या आ जाएंगे? पेमेंट आ जाएंगे। फिर वो पेमेंट चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का, दोनों ही तरह के इसमें पेमेंट आ जाएंगे। और फाइनली इसका क्या निकाल लेंगे अपन? बैलेंस। तो ये तो बन जाएगा क्या? अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। दूसरा जो बनता है वह होता है आय व्यय खाता, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये अवास्तविक यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। कौन सा होता है ये? नॉमिनल अकाउंट। अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है? रियल अकाउंट। ये होता है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। फिर बोल रहा है इस खाते में सभी आयगत व्यय एवं आयगत खर्चों को लिखा जाता है। अभी क्या बोल रहा है देखो, अपना जो रिसिप्ट एंड पेमेंट था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो या चाहे कैपिटल नेचर के हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली कहाँ के आते हैं? सिर्फ आयगत खर्चे। ठीक है, देखो जैसे फ्रेंड्स एक जो नॉर्मल व्यापारिक संस्थाएं होती है उनके अकाउंट बनते हैं, तो उनके पास क्या होता है? आयगत प्राप्तियां, आयगत भुगतान। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान। तो जो आयगत प्राप्तियां और आयगत भुगतान होते हैं ना, उनसे तो बनता है व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता। और जो अपने होते हैं पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान, उनसे क्या बनता है? स्थिति विवरण, यानी कि अपनी बैलेंस शीट। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो क्या लिखते हो? सारे खर्चे और सारी रिसिप्ट। लेकिन उसमें से जो रेवेन्यू नेचर की होती है ना, आयगत रेवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं वो तो कहाँ जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल नेचर के होते हैं वो एडजस्ट होकर कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। जैसे आपने कैपिटल रिसिप्ट किया, आपने कोई पुरानी मशीन बेच दी, कोई नई मशीन खरीदी, तो वो एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? आपकी बैलेंस शीट में। और जो रेवेन्यू नेचर के होंगे वो कहाँ जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर ये क्या बोल रहा है? इस खाते को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से तैयार किया जाता है। यानी कि पहले आपका क्या बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर उसमें से आप क्या छाटोगे? पहले रेवेन्यू आयगत मदे सारे उसमें से छाटोगे, और फिर उससे से क्या बनाओगे? आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक तो आ जाएगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे रेवेन्यू नेचर के आइटम इसमें आ जाएंगे। फिर कुछ एडजस्टमेंट होंगे, वो भी इसे यहाँ पे करने पड़ेंगे। जैसे क्या? आपको डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, आपके प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का हो गया,
कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रीपेड है, इन सब के जो एडजस्टमेंट होंगे वो कहाँ होंगे, इस अकाउंट में करे जाएंगे। फिर बोल रहा है यह खाता उपार्जन अवधारणा यानी कि एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है, तो एक निश्चित अवधि की आय व व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे वह प्राप्त हुई हो या नहीं, या खर्चे का भुगतान किया हो या नहीं। फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, तो आपको ये मानना है कि उपार्जन अवधारणा के आधार पर ये खाता बन रहा है, तो आपको कोई भी इनकम चाहे वो मिली हो या नहीं मिली हो, लेकिन अगर वो उस वर्ष से संबंधित है तो क्या होगी, इसमें आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे निकालने के लिए खर्चों के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा और इनकम के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। भाई इस साल की कोई बाकी तो नहीं है, या इस साल की पिछले सालों में अपने को अग्रिम तो नहीं मिल गई थी, इस साल आने वाले सालों की अग्रिम तो नहीं मिल गई। तो ये सब आगे अपन देखेंगे किस तरह से इनका वर्किंग नोट बनेगा उसमें। और फिर क्या बनाएंगे, वो जो नेट अमाउंट आएगा अपने को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। फ्रेंड्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो क्या होता है, सीधा सीधा जो अमाउंट होता है ना वो सीधा उठ के कहाँ जाता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्रूअल बेसिस पे लेना पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस पे उस पर्टिकुलर पीरियड का जो होगा ना वही अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद इस खाते का क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, इस खाते का जो बैलेंस निकलेगा वो होता है या तो अपना होता है सरप्लस, यानी कि आपकी इनकम से आपके एक्सपेंस कम है, यानी कि आपकी इनकम क्या है, आपकी रिसिप्ट अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस। ठीक है, और अगर आपका कम है यानी कि आपकी इनकम कम है और आपके खर्चे ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, डेफिशिएट यानी कि घाटा। फ्रेंड्स, ये जो बैलेंस आएगा इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इसको अपन लेके जाएंगे बैलेंस शीट में और अपने कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर सरप्लस होगा तो क्या होगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और डेफिशिएट होगा तो क्या होगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कि ये अकाउंट किस तरह से बनता है। कुछ इस तरह से बनता है। देखिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जा रहा है। तो इस पर देखो क्या एक्सपेंस हो सकता है, अपने रेंट, सैलरी और भी अदर एक्सपेंस जो होते हैं अपने कंटिन्यूशन में वो। फिर इधर आता है अपना इनकम क्या होती है, देखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, कोई फीस होती है, नहीं मेंबरशिप फीस, आपकी क्या बोलते हैं एंट्री फीस, इस तरह से जो भी कोई फीस होती है वो सारी फीस होती है। फिर आपका या तो बैलेंस आएगा टू सरप्लस, या फिर बैलेंस क्या आएगा, बाय डेफिशिएट। इस तरह से क्या होता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाता है। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गए खाते, लेकिन अब अपने को मुद्दे की बात तो ये कि क्वेश्चन कैसे होगा और कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स देखो क्या होता है, एक तो आपको पूरे कैश की डिटेल दे रखी होती है, आपको सारी रिसिप्ट, तो आपको क्या बोलते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए, तो आपको सारे खर्चे एक तरफ डाले, रिसिप्ट एक तरफ डाली, बैलेंस निकाला और क्या हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट बन गया। लेकिन जब ये आय व्यय खाता बनाना होता है ना, तो ये अलग अलग टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, पहला तो क्या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया और आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी साथ में, और बोल देती कि आप क्या करो, आय और व्यय खाता बनाओ। तो फिर क्या करते हैं अपन, उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पहले सारी आयगत विधि का जो भी रेवेन्यू नेचर के जो आइटम होते हैं उनको लेते हैं। फिर जो अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसमें से अपन देखते भाई क्या है, कोई फिक्स असेट्स है तो उस पर डेप्रिसिएशन लेना है क्या, या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी क्या, कोई खरीदी क्या, ये सारे कोई कि भाई डेटर पे प्रोविजन बनाना है क्या, ये सब लेके अपन क्या करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं और उनको कहाँ लिखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और फिर क्या बना देते हैं अपन इस तरह से, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे नहीं करवा सकती, मैं ट्राई कर रही हूँ मेरे लाइव लेक्चर लेने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दूँ तो आप मुझसे जुड़ें और मुझे मैसेज करके बताएं, तो मैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके साथ लाइव मिलूँगी, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जो करने पर ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इन क्वेश्चन का लाइव वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आपके लिए टाइम्स डिसाइड करके पहले से ला सकूं। वी आर ट्राइंग टू रिकॉर्डिंग फॉर माई लाइव वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मेरे साथ मेरी लाइव वीडियो पे मिलें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकूँ और आपको ये इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बता सकूँ। फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो होता है कि प्रारंभिक चिट्ठा व प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता बनाना। यानी आपको क्या दे रखी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी होगी और क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पहले तो सारे आयगत मदों का लेखा कर लो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। फिर बात हो गई
सब्सक्रिप्शन की, इस तरह से। तो इन सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट अपन कहाँ देखते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट पे। यानी कि लास्ट ईयर में जो प्रिपेयर्ड आ रहा होगा वो इस साल करंट ईयर का होगा, तो उसको क्या करेंगे अपन? लेंगे, जोड़ेंगे। पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था वो इस बार मिल गया होगा, तो उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे? बैलेंस शीट से और इन सब से लेके एडजस्टमेंट करके अपन क्या बनाएंगे? इनकम, आय व्यय खाता। फिर बोल रहे हैं कि जब प्राप्ति व भुगतान खाता दिया हो तो आय व्यय खाता व चिट्ठा बनाना। देखो पहले तो क्या बोला, खाली आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, लेकिन अब साथ में क्या बोला आपको? इनकम एक्सपेंडिचर के साथ क्या बनानी है? बैलेंस शीट भी बनानी है। फिर बोल रहा है जब प्राप्ति भुगतान खाता दिया हो तो आय व्यय खाता व चिट्ठे बनाना। फ्रेंड्स ये लाइन 2 बार आ गई है यहाँ पे। ये एक ही तरह का क्वेश्चन होगा कि जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और बैलेंस शीट बनाना। फ्रेंड्स मैं इसके आपको लाइव क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझसे मैसेज करें, तो मैं आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो में करवा दूँगी। आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। फ्रेंड्स अगला जो इसमें बनता है वो बनती है अपनी बैलेंस शीट, यानी कि अपना चिट्ठा। अब चिट्ठा कैसे बनाया जाता है फ्रेंड्स? क्या बोल रहा है? संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी करनी है तो क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या बनती है? एज ऑन द डेट, फॉर द पीरियड नहीं बनती है, एज ऑन द डेट बनती है। ये सामान्य संस्थाओं के जैसा ही होता है, बस पूंजी के स्थान पर पूंजी कोष होता है। अब नॉर्मल बिजनेस के लिए जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? कैपिटल फंड आता है। फिर बोल रहा है कि गत वर्ष के चिट्ठे एवं चालू वर्ष के प्राप्ति भुगतान के आधार पर चालू वर्ष का चिट्ठा बनाया जाता है। यानी कि आपको फ्रेंड्स कोई भी आपके एसेट्स होगी, कैपिटल फंड होगा, कोई लाइबिलिटीज़ होगी, उनके आपको ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेने पड़ेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट है। फिर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखना पड़ेगा कि उनसे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं क्या। अगर हुए हैं तो उन ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे अपन? एडजस्ट करके और फिर क्या बना देंगे? नई बैलेंस शीट। जैसे मान लो आपको पुरानी बैलेंस शीट में कोई एसेट्स शो हो रही थी, लेकिन आपको इस बार रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट दिख रही है कि आपने उस एसेट को क्या कर दिया? सोल्ड आउट कर दिया। तो अब ये एडजस्टमेंट कहाँ होगा? बैलेंस शीट में, कि आप आपके एसेट्स में से उस जो एसेट्स थी उसको बेच दिया, उसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। फिर आपको उस पर क्या निकालना पड़ेगा कि उसको सेल करने से अपने को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके वही लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों अपन कंसिडर करेंगे कि पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या था और आपने उससे संबंधित कोई खर्च इस बार में किया है तो वो अपने को कहाँ से पता चलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। और अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे वो तो कहाँ जाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो कैपिटल नेचर के होंगे उनको अपने को देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, क्या कोई संपत्ति खरीदी क्या, कहीं नहीं कोई बेची है क्या, कुछ क्या है क्या, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? सारे आइटम बैलेंस शीट में आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इस तरह से उसको देखते हैं अपन। क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है और अपनी एसेट्स होती है। कैपिटल की जगह पे क्या आता है? कैपिटल फंड। तो अपने को ऐसे निकालना होता है। सबसे पहले अपने को दे रखा होता है ओपनिंग कैपिटल फंड, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस इसके लिए ओपनिंग हो जाता है। फिर अपन उसमें ऐड या लेस करते हैं सरप्लस या डेफिशिएट। ये कहाँ से आता है? सरप्लस या डेफिशिएट? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस। अगर आपका सरप्लस आता है तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, और डेफिशिएट आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेस हो जाएगा। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि आपकी सदस्यता जो रजिस्टर अपन मेंटेन किया था ना कि क्या कौन कौन सी किताबें रखी जाती, तो फ्रेंड्स क्या था? कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबरशिप रजिस्टर। तो अगर आपके सदस्यों से कोई सदस्यता शुल्क, सदस्यता फीस प्राप्त होती है तो वो कहाँ हो जाएगी? यहाँ आ जाएगी। अब उस फीस का क्या एडजस्टमेंट होगा? रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। आपको इस साल में कितनी मिली है? इनकम ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, यानी आपके पास क्या आपका जो पूंजी कोष है, ठीक है ना, कैपिटल फंड है, अगर आपने इस फंड को वहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम हो रही है ना, तो वो कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी। पहले तो अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रही होगी। अब क्योंकि ये क्या है? कैपिटल नेचर की इनकम है, तो कैपिटल नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर में तो आएगी नहीं, तो वो कहाँ आएगी? यहाँ आके ऐड हो जाएगी। इसी तरह से कुछ खर्चे होंगे इस तरह से, तो वो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, और अपना जो नेट कैपिटल फंड होगा वो कहाँ जाएगा? बाहर शो होने लग जाएगा। फिर ये कुछ अपने लाइबिलिटीज हो जाएगी, जैसे क्रेडिटर हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई आपका बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी। फिर इधर एसेट साइड में देखो, एसेट्स का बैलेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने को अपना प्रीवियस बैलेंस दे रखा होगा, फिर अगर ऐड करेंगे, अगर आपने कोई परचेस किया है इस बार
लेस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। अगर आपने कोई आपकी संपत्ति बेच दी तो उसकी क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू को लेस कर देंगे। और क्या होगा, डेप्रिसिएशन इसमें से लेस हो जाएगा, तो आपकी क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। फिर इसी तरह से अपन स्टॉक का करेंगे, कंज्यूमेबल गुड्स का क्या करेंगे भाई, पुराना बैलेंस क्या था, इस बार आपने क्या खरीदा, आपने लेस करेंगे कि कितनी वैल्यू का गुड्स आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपकी आउटस्टैंडिंग कोई इनकम है, तो कोई प्रिपेयर्ड एक्सपेंस मिल गए हैं, तो फाइनली या कैश एंड बैंक बैलेंस। ये कैश एंड बैंक बैलेंस कहाँ निकाला था अपन ने, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इस तरह से बनेगी बैलेंस शीट। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो देखो क्या होता है, प्रारंभिक चिट्ठा एवं प्राप्ति भुगतान खाता दिया हो तो अपने को क्या बनानी पड़ती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैसे बनती है, अपन ओपनिंग बैलेंस शीट से आइटम उठाते हैं, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट से करते हैं चेकआउट कि हाँ इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं, उसको ले आते हैं। कोई नया हुआ हो तो क्या हो जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कैपिटल नहीं चलवा रहे कहाँ आ जाते हैं, बैलेंस शीट में आ जाते हैं, और नई बैलेंस शीट क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर दूसरा होता है प्राप्ति भुगतान खाता, व आय व्यय खाते से क्या बनाना, चिट्ठा बनाना। ठीक है, इन दोनों के जो एडजस्टमेंट होंगे उनको लेके अपन क्या बना सकते हैं, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। फ्रेंड्स मैं फिर से एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैं मेरे लाइव वीडियो लेक्चर लेके आना चाहती हूँ। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो मैं पढ़ा रही हूँ थ्योरी, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से करवाना पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मैं इन सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक एक क्वेश्चन भी करवा दूँ, तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुझे मैसेज करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप मुझे मैसेज करें, तो मैं इसकी नोट्स की PDF भी आपको सेंड करूँगी और आपके लिए लाइव वीडियो लेक्चर भी लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अब बनाते हैं अपन वर्किंग नोट, क्योंकि देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो क्या आता है, सारा जितना मिला और जितना दिया सब आ जाएगा, लेकिन आपको इनकम एक्सपेंडिचर के लिए क्या करना पड़ता है कि एक निश्चित अवधि से उस पर्टिकुलर पीरियड का एक्रूअल बेसिस पे लेना होता है। तो देखो फ्रेंड्स अपन यहाँ पे 2 वर्किंग नोट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं इनकम के लिए और एक बना रहे हैं एक्सपेंस के लिए, तो उनका नाम चेंज होगा तो अपन कर लेंगे। अब देखो अपन बात करें सब्सक्रिप्शन की, यानी कि चंदा। अब चंदा हो, डोनेशन हो, चैरिटी हो, कोई भी हो, एडजस्टमेंट तो वही रहेगा। तो क्या होगा, देखो रिसीव्ड इन द करंट ईयर, आपको करंट ईयर में कितना पैसा मिला है, सारा एडजस्टमेंट उसी में करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले एडजस्टमेंट करेंगे करंट ईयर का। अब करंट ईयर का एडजस्टमेंट क्या होगा कि अगर इस बार आपका कोई बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपको करंट ईयर में कोई एडवांस मिल गया तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर ये एडजस्टमेंट होगा पिछले साल, प्रीवियस ईयर के लिए। प्रीवियस अगर आपको कोई एडवांस मिला था, पिछले साल का अग्रिम भुगतान इस साल का क्या हो जाएगा, चालू वर्ष का, करंट ईयर का, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और पिछले साल की बैलेंस शीट में आपका कोई आउटस्टैंडिंग शो हो रहा था, यानी कि वो कब का था, पिछले साल का, और इस साल मिला, तो उसको क्या कर देंगे, अपन लेस कर देंगे। फिर इसी तरह से अपन बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स की, कि कंज्यूमेबल गुड्स को किस तरह से अपन देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस बार अपन ने कितना पेमेंट किया है, यानी कि पेमेंट ड्यूरिंग द करंट पीरियड। फिर अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग कितना था, इसको कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो अपना मटेरियल कंज्यूम्ड जो होता है ना, कि ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। फिर अब बात करते हैं कि इस माल को खरीदने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारा कैश में क्या हो सकता है आपने उधार पे क्या हो। तो बात करते हैं फिर वापस वही करंट ईयर की। अगर आपकी इन कंज्यूमेबल के परचेज से रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। इसी तरह से करंट ईयर के एडवांस है तो वो क्या होंगे, लेस, लेकिन प्रीवियस ईयर के एडवांस होते वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये इस तरह से कुछ वर्किंग नोट बनेगा। फ्रेंड्स इन सब के बाद एक रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है, वो बनता है कि आय व्यय खाते से प्राप्ति भुगतान खाता बनाना। फ्रेंड्स इसकी कोई स्टेप नहीं है, ये क्वेश्चन करने पे ही आता है। तो मैं फिर से एक बार आपको कह रही हूँ कि मैं मेरे वीडियो लेक्चर्स लेकर आना चाह रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मेरे वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मुझे मैसेज करें। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू, आपका साथ यूँ ही बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप मुझे मेरे लाइव वीडियो के लिए ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मुझे मैसेज करेंगे। इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। बाय बाय फ्रेंड्स।